नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। मजदूरों को बसें मुहैया कराने पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक दंगल चल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हम 1000 बसें देने को तैयार हैं। यूपी की सरकार कह रही है कि बसें हैं तो हमें दो, लेकिन साथ ही यूपी की सरकार ने कई सारी शर्तें भी सामने रख ली हैं। और इस सब के बीच इस समय की बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक और चिट्ठी यूपी की सरकार को लिखी है। कांग्रेस की महासचिव ने इस चिट्ठी में लिखा है कि आगरा के बाहर हम जो बसें मुहैया कराना चाहते हैं वो खड़ी हुई हैं, लेकिन आगरा का प्रशासन बसों को एंट्री दे नहीं रहा। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी की सरकार मजदूरों की बसों के नाम पर राजनीति कर रही है। जब हजारों मजदूर सड़कों पर हैं तो उनकी घर वापसी पर कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच यह संग्राम चल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि 1000 बसों के नंबर उनके ड्राइवर कंडक्टर के नाम मांगे थे। कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट दी गई उसमें बसों के साथ साथ ऑटो रिक्शा, कारों के और स्कूटर मोटरसाइकिल के भी नंबर हैं। और आरोप बीजेपी का यह कि इसमें भी कांग्रेस ने घोटाला कर दिया। लेकिन मजदूर जस के तस हैं, उनकी बेबसी का मजाक राजनीतिक पार्टियां रही हैं। इन चिट्ठियों की लड़ाई से आप साफ साफ समझ सकते हैं, एक के बाद एक 5 चिट्ठियां अब तक हो चुकी हैं, लेकिन जिस मजदूर को बस चाहिए उस तक बस नहीं पहुंची है। और आज का दंगल इसी पर होगा। एक और घर वापसी कर रहे मजदूरों का महासमुद्र उमड़ पड़ा है, तो दूसरी ओर इनके लिए बसों के इंतजाम के नाम पर यूपी की राजनीति उमड़ घुमड़ रही है। इस राजनीति की शुरुआत हुई प्रियंका वाड्रा की योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी से, जिसमें मजदूरों की बेबसी से आहत प्रियंका ने कहा कि मजदूरों के लिए कांग्रेस 1000 बसें मुहैया कराने को तैयार है। इस पर 18 मई को यूपी सरकार ने प्रियंका को लिखा कि सभी बसों समेत उनका फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर के डीएल और कंडक्टर का ब्यौरा सुबह 10 बजे लखनऊ के डीएम को मुहैया करवाएं। अब इस चिट्ठी पर रात 2 बजे प्रियंका के दफ्तर ने यूपी सरकार को लिखा कि 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना समय और संसाधन की बर्बादी है। आप नोडल अधिकारी नियुक्त करें, हम गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर बसें देंगे। इस पर 19 मई की सुबह यूपी सरकार ने प्रियंका के दफ्तर को चिट्ठी भेजी कि 500 बसें गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा के डीएम को 12 बजे तक सौंपे। इसके जवाब में 19 मई की दोपहर 12:15 बजे प्रियंका के दफ्तर से भेजी गई चिट्ठी में कहा गया कि गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर शाम 5 बजे बसें मुहैया करा दी जाएंगी। कांग्रेस बसें मुहैया करा पा रही है या नहीं, ये तो वक्त बीतने के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन बसों की जो लिस्ट कांग्रेस की ओर से यूपी सरकार को भेजी गई, उनमें से कई ऑटो और 2 व्हीलर के नंबर हैं। बीजेपी इसे कांग्रेस का बस घोटाला कह रही है, तो कांग्रेस की दलील है कि मजदूरों के नाम पर बीजेपी राजनीति में जुटी है। हमने तो मना ही नहीं किया है। हम तो कह रहे हैं आपने फिटनेस का दे दिया है, ड्राइवर की डिटेल दे दी, हम ले लेंगे। हम तो कल से बोल रहे हैं, इसमें तो कोई दो आपत्ति है ही नहीं हमें। आप यहाँ पर भी चिट्ठीबाजी करके पॉलिटिसाइज कर रहे हो, एक सिंपल प्रक्रिया को आप अपनाने को नहीं तैयार हो। हम तो कहते हैं आप स्वागत करो। डेलीगेशन मिला था मुख्यमंत्री जी से, हमने तो नहीं कहा कि मत मिलो, आपका लेटर हमने लिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कांग्रेस से लिस्ट मांग रहे हैं, हमको नहीं मिल रही है। हमने कल उनको लिस्ट उपलब्ध करा दी। उन्होंने कहा कुछ गाड़ियों के नंबर उसमें गलत हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि अगले 1 घंटे के अंदर नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पे 500 गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी। जब फिजिकली वेरीफाई सरकार उन्हें कर ले और उसके बाद उनके पेपर्स को वेरीफाई करके उनका सदुपयोग करें। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये साथ में संघर्ष करने का समय है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के सहयोग के लिए। इस बीच बीएसपी ने भी ये कहकर कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए। उधर कांग्रेस यूपी सरकार को बसें मुहैया कराए, उससे पहले दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 300 बसें मुहैया कराने की बात कही है, ताकि मजदूरों को घर पहुंचाया जा सके। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं। अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के नेता हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राघव चड्ढा हमारे साथ हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जल बोर्ड का भी कामकाज दिल्ली में देखते हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, बसें खड़ी हैं, देने वाला तैयार है, लेने वाला शर्तों पे शर्तें लगाया जा रहा है, चक्कर क्या है? बहुत सामान्य सी बात है। बस हो या ट्रेन, प्रक्रिया क्या है कि देने वाला राज्य और रिसीव करने वाला राज्य दोनों की सहमति हो जाती है और वो आ जाती हैं बसेस, ट्रेन। इनसे पूछिए कि इन्होंने राजस्थान से चलाया, क्या इन्होंने कोई पत्र भेजकर परमिशन ली थी कि कौन सी बस को आने देना है? हम तो फिर भी तैयार हैं। और दूसरी बात, विशुद्ध राजनीति रोहित जी कहां नजर आती है? राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। और बसें कौन भेज रहा? कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, जहां आपकी सरकार है, सरकार भेजे, पार्टी क्यों भेज रही है? और जो बसों में नंबर आए, तो कहीं 2 व्हीलर का नंबर और कहीं पर बाइक का नंबर, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो कांग्रेस की परंपरा के अनुरूप है। चिदंबरम जी के घर के गमले में 100 करोड़ रुपए की फसलें उगाती हैं। राहुल गांधी जी आलू से सोना बना देते थे। प्रियंका गांधी जी की में ऐसी गाड़ियां हैं जो कि जिनके 3 व्हीलर हैं, मगर एक बस के बराबर आदमी आ सकता है। और जब हमने कहा कि बस उपलब्ध करा दीजिए, तो क्या कह रहे हैं जी? आगरा के पास खड़ी हुई है। अरे आपने खुद लिख के दिया कि 500 बस गाजियाबाद, 500 बस नोएडा पे बॉर्डर पे आएंगी, और फिर आप कह रहे हैं जी गाजियाबाद आगरा के पास भरतपुर जिले में खड़ी है। एक प्रवक्ता इनके एक टीवी चैनल में बोलते हैं 600, एक कहते हैं कि 100 खड़ी हुई है। तो आप 100 बातों की बात ये समझ लीजिए कि सारी की सारी राजनीति ये है कि जिस राज्य में हमारी सरकार काम नहीं करेगी, पार्टी दे रही है। पार्टी कहां से दे रही है? आश्चर्य की बात। दूसरी बात, इनको कोई भी समस्या है, अरे भाई आप बिल्कुल केंद्र सरकार की बात मत मानिए, उत्तर प्रदेश सरकार मत मानिए, आप उसको इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए। आज देश का सबसे समृद्ध राज्य कौन है? महाराष्ट्र, जहां मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी। अकेले मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट कई राज्यों से बड़ा है। वहां किसकी सरकार? कांग्रेस की। इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए और हमें उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए। उत्तर भारत में सबसे समृद्ध राज्य कौन है? पंजाब। वहां किसकी सरकार है? कांग्रेस की। वहां इंप्लीमेंट करिए और हमें दिखा दीजिए। मगर इंप्लीमेंटेशन सरकार के स्तर पे नहीं कर रहा। पहले पार्टी के नाम पे करना, फिर 1000 बसों की बात करना, सूची नहीं दे पाना, सूची में 2 व्हीलर और बाइक के नंबर आना, और उसके बाद आके आरोप लगाना। ये मजदूरों के साथ जो हमदर्दी की कहानी बताई जा रही है रोहित जी, उसमें कितना दूध कितना पानी है, सब समझ में आ रहा है। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया आपका। अब जरा मैं राजीव त्यागी के पास चला जाऊं। 1.5 मिनट राजीव त्यागी आपके हैं। ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, मजदूरों का मखौल उड़ा रहे क्या? देखिए रोहित जी, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, मेरे मित्र शायद अभी भी ये समझ रहे हैं कि केंद्र में उनकी सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है, और अपोजिशन लीडर की तरह से बोल रहे हैं, जो बड़े चिंता का विषय है। मैं 2-3 तथ्य लिखूंगा, उनकी सारी बात कर जाती। पहला तथ्य तो रखूंगा, इन्होंने कहा कि 3 व्हीलर ऑटो के नंबर है, तो मैं जितने भी दर्शक सम्मानित मुझे आज तक के सुनने, उनसे कहना चाहता हूँ, बस बहुत बड़ी होती है, वो सुई नहीं होती है, छुप जाएगी। 1000 बस गिनती करके देंगे और 1000 बस गिनती करके प्रशासन देगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये झूठ तो मत बोलिए कम से कम कि बसों के नंबर ऑटो के रुके हैं, तो ये झूठ मत बोलिए। अब इसका सीक्वेंस समझिए लेटर का। प्रियंका गांधी जी जिस तरह से पूरे प्रदेश में वर्कर्स के लिए, पूरे प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के साथ साथ लोगों के आंसू पूछने का काम करके भारतीय जनता पार्टी बौखलाई दी है। 16 तारीख को प्रियंका गांधी चिट्ठी लिखती है, उसमें लिखती है कि एआईसीसी बसों का खर्चा बियर करेगी। 16 तारीख बीत जाती है, 17 तारीख बीत जाती है, 18 तारीख को शाम को 4:01 पर अवनीश अवस्थी जी का लेटर आता है कि हम आपकी बसें देने को तैयार हैं, कृपया सूची भेजिए। तभी आधे घंटे के अंदर प्रियंका गांधी जी का ऑफिस से सूची भेज दी जाती है। सूची भेजने के बाद फिर होती है रात को 11:40 पे अवनीश अवस्थी एक डालते हैं 18 तारीख को कि ये लिखते हैं कि आप फिटनेस के लिए बसेस को लखनऊ भेज दीजिए। वर्कर्स को, प्रवासी मजदूरों को नोएडा और गाजियाबाद से जाना है, जहां यहाँ भीड़ लगी हुई है बुरी तरह से, हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन बसेस को मंगवा रहे हैं आप लखनऊ। जिससे दर्शाते हैं कि आप जो है तुगलकी फरमान जारी करते हैं। उसके बाद रात को 2:10 पे फिर दोबारा से लेटर जाता है प्रियंका गांधी जी के ऑफिस पे, उस पर कोई जवाब नहीं आता।
आज सुबह 12:15 पे फिर लेटर लिखा जाता है और बताया जाता है कि हमारी बसेस 11:30 बजे से आगरा बॉर्डर पे खड़ी है। मेरा प्रश्न रोहित जी बहुत स्पष्ट है, आगरा में सरकार किसकी है, किसका चलेगा? उत्तर प्रदेश सरकार का। नोएडा में चलेगा नियम उत्तर प्रदेश सरकार का। तो उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत स्पष्ट हम कहना चाहते हैं कि हमारी बसेस तैयार हैं, बसेस ले लीजिए, प्रवासी श्रमिकों के आंसू पूछने का काम करिए। उनके पांव में छाले पड़ चुके हैं, वो रोज मर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के दम पे बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, उन्हीं के दम पे हम रेल चलाते हैं, उन्हीं के दम पर हम लोग निश्चित रूप से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। उनके आंसू पूछिए। ओके राजीव जी, 1.5 मिनट हो गया आपका। राजीव त्यागी ने चिट्ठियां दिखाई है सर, ये 4 चिट्ठियां मैं भी लेके बैठा हूं, और 5वीं चिट्ठी जिसकी अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी अभी लिखी है। अब मुझे ये बताइए अजय आलोक की बस का घोटाला कौन कर रहा है? कांग्रेस जो पार्टी बस चलाएगी या पार्टी पैसा देगी ये कहकर अगर राजस्थान से बस भेज रही है तो क्या वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए कि भाई ये तो राजस्थान की टूरिज्म की बसें या राजस्थान के टूर ऑपरेटर्स की बसें? इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या कि राजस्थान से आ रही है कि दिल्ली से उधार ली जा रही है या हरियाणा से मंगाई जा रही है बस? इस चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि बस कहां से आ रही है। कांग्रेस पार्टी दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक चीज होती है और कोई भी सरकार एसओपी की तरह ही चलती है। अब मुझे पता नहीं कांग्रेस पार्टी चारा घोटाला से इतना इंस्पायर्ड है कि बस भेजने की जगह उसमें डॉक्यूमेंट्स में 2 व्हीलर 3 व्हीलर और मैक्सी और ट्रकों का नंबर भेज रही है। चारा घोटाला में भी ऐसे ही होता था, भैंसों को ढो दिया जाता था स्कूटर से। खैर मेरी बात दूसरी है, मानवीय संवेदना की बात है, हर एक को मदद करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी बस ये बताए, चिल्ला के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पिछले 2 घंटे से कह रहे हैं कि 3 दिनों से हमारी बसें खड़ी हैं बॉर्डर पे, 3 दिनों से हमारी बसें खड़ी है। जब से प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी है 16 को, 3 दिनों से हमारी बसें खड़ी हैं। 3 दिन से साहब राजस्थान के प्रवासी मजदूर इधर से उधर घूम रहे हैं, साइकिल रिक्शा साइकिल चोरी तक करके प्रवासी मजदूर चल रहे हैं। तो अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए संवेदना नहीं है, अपना पेट भरा नहीं है, चले दूसरे को आप पेट भर खाना खिलाने? क्या नौटंकी कर रहे हैं? 1 महीने पहले सोनिया गांधी जी ने कहा था हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रमिकों के आने का किराया दे देगी। आज तक 1 श्रमिकों का किराया दिया है क्या? जरा बताएं मुझे त्यागी जी, क्या जरूरत क्या है इस पे सियासत करने की? जब से ये रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी ने सियासत के अलावा किया क्या है अभी तक? चाहे वो महाराष्ट्र में भीड़ निकलने का मामला हो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता पकड़ा जाता है, आज बांद्रा में फिर से भीड़ निकल गई, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है साहब। आप आम आदमी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आनंद विहार पे भीड़ निकल गई, रोज दिन दिल्ली में इसी तरह से लाइन लग रही है, कोई चिंता नहीं है। आप दिल्ली में बैठी हुई हैं सोनिया गांधी की, दिल्ली में बस अरेंज करवा दीजिए ताकि लोग आ जाएं यूपी में। 3 दिन पहले औरैया की घटना हुई है, राजस्थान से चली हुई गाड़ियां यूपी के बॉर्डर पर रोक दी गई, जबरदस्ती उठा के ट्रक में बैठा दिया गया, उसी बस से यूपी भेज देते। उस वक्त राजस्थान सरकार को ख्याल नहीं आया था, और आज 600 बस 500 बस 300 बस जितनी भी हो, 1000 बस ही हो, वो लगवा दिया, कम से कम राजस्थानी में चलवा देते, वहां के प्रवासियों को आराम हो जाता। नहीं, कोटा से योगी जी ने हमको बोल रहे थे कि बिहार ने बस नहीं भेजी, हम तो बस भेजने के पक्ष में ही नहीं थे। योगी यूपी सरकार ने कोटा बस भेजी अपने बच्चों को बुलाने के लिए, राजस्थान सरकार यही 600 बस से कोटा से उठवा के बच्चों को भेज देती है यहाँ पर, तब इतना बड़ा दिल नहीं दिखाया। तो सियासत कौन कर रहा है? साफ है ये, क्यों कर रहे हैं? अभी आवश्यकता क्या, कोई चुनाव है अभी? ठीक सर। राघव चड्ढा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी चिट्ठी लिख दी है अरविंद केजरीवाल को, अनिल चौधरी ने लिखा है, उम्मीद है आप तक पहुंच गई होगी चिट्ठी कि साहब हम 300 बसें लगाना चाहते हैं, केजरीवाल जी इजाजत दीजिए। ये वाकई मजदूरों को देखकर दिल पसीज रहा है कांग्रेस का, या आपको भी लगता है कि राजनीति हो रही है बस चलाने के नाम पे? मैं भी 1.5 मिनट चाहूंगा अपना। बिल्कुल 1.5 मिनट आपको मिलेगा सर। देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार के भयानक दृश्य हम सड़कों पर देख रहे हैं, जिस प्रकार का दर्दनाक पलायन कहें, एक्सोडस कहें, माइग्रेशन कहें, और जिस स्तर का हम देख रहे हैं, शायद इस प्रकार के नजारे आज से पहले 1947 जब देश का विभाजन हुआ था उस समय देखे गए होंगे। लाखों की तादाद में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। मैं आपकी थोड़ा सा ये अवश्य कहना चाहूंगा कि 23 मार्च को देश में लॉकडाउन लगा और 1 मई तक, 23 मार्च से लेकर 1 मई तक किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन हमें केंद्र सरकार से नहीं मिली। तमाम राज्य कहते रहे कि भाई हमारे मजदूर प्रवासी लोग अपने मूल राज्य जाना चाहते हैं, आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है, कोई भी राज्य अपने हिसाब से फैसला नहीं ले सकता, आपकी अनुमति चाहते हैं। खैर, सरकार 23 मार्च से लेकर 1 मई तक जो भी रहा, आलस रहा, इनडिसाइसिवनेस रही, किसी असमंजस में पड़े रहे, उन्होंने कोई गाइडलाइंस नहीं दी। अंततः जब गाइडलाइंस आई भी तो भी वो इस प्रकार की गाइडलाइंस हैं कि पहले कहते हैं जी बस चला दो, फिर कहते हैं नहीं बस मत चलाओ, ट्रेन चलाओ,
अब ट्रेन भी आप कभी 5 ट्रेन दे देते हैं, कभी 7 ट्रेन दे देते हैं। केंद्र सरकार के कहने पर हमने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू किया दिल्ली में कि लोगों को यहां से अपने मूल राज्य भेजें, और आपको मैं बताना चाहूंगा 4 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यदि केंद्र सरकार रोज 15 बसें दिल्ली सरकार 15 ट्रेनें दिल्ली सरकार को देगी चलाने के लिए, तो 4 लाख लोगों को भेजने में तो कई साल लग जाएंगे। हमारा अनुरोध यह है कि ट्रेन आप कम से कम 100-150 ट्रेन हर राज्य को मुहैया कराइए। जब इस देश के अंदर आप वंदे भारत स्कीम चलाकर हजारों अमीर लोग जो विदेशों में हैं उनको भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान ला सकती है, अच्छी बात है, लाई है, वो भी हमारे देश के भारतीय हैं, तो भाई वंदे मजदूर भी चला दो। वंदे मजदूर के अंदर गरीब मजदूर को अपने मूल राज्य पहुंचाने का काम कर दो। और बड़ी स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा, राजनीति भाजपा और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखता है, वो उसको चिट्ठी लिखता है, आपस में प्रत्यारोप करते हैं, हेडलाइन बनाते हैं और मजदूर की खिल्ली उड़ाते हैं। मैं कहना चाहूंगा तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को कि कृपया कर मजदूरों के हित के बारे में सोचिए। जब वोट चाहिए होता है तब अमीर आदमी वोट नहीं देता, आप इन्हीं के पास जाते हो। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से अमीरों की पार्टी है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस प्रकार से गरीब विरोधी मानसिकता के साथ बीजेपी काम कर रही है, आप मुझे एक बात बताइए, जब अमीर लोग आ सकते हैं विदेशों से जिनके लिए आलीशान जहाज भेजा जा सकता है, क्या 100 ट्रेन नहीं चला सकते मजदूरों को अपने अपने राज्य भेजने के लिए? 1.5 मिनट हो गया, आपकी बात आपने कह दी, लेकिन मैंने आपसे बस का सवाल पूछा था, आप उसकी बजाय ट्रेन में चढ़ गए। मैंने पूछा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख के पूछा है, 300 बसें चलाना चाहते हैं, चलाने की इजाजत दोगे? वो तो बता दीजिए। आप कह रहे नहीं हम तो ट्रेन में चढ़ाएंगे, पहले बस तो बता दीजिए, ट्रेन में चढ़ाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने देखा संजय सिंह जी ने लिखी है बात जो आपने अभी बताई, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप वो 300 बसें चलाना चाहते हैं, या आप भी जो वो आरोप योगी सरकार पर लगा रहे हैं थोड़ी देर के बाद आप पर भी लगाएंगे कि भाई देखो ये भी नहीं चलाने दे रहे? हमने पिछले एक हफ्ते में 65,000 प्रवासी मजदूर जो अपने मूल राज्य जाना चाहते थे, उनको दिल्ली से उनके मूल राज्य सही सलामत खाने के साथ, इज्जत सम्मान के साथ पहुंचा दिया है। कैसे? जैसे कल देख रहे थे हम गाजियाबाद में, जरूर लाइन लगे हुए थे लोग, उनसे पूछ रहे थे कहां से आए, तो बोल रहे थे दिल्ली से आए। लेकिन जहां तक आपकी बसों की बात है, यदि वो बस दिल्ली से किसी और राज्य में ले जाना चाहते हैं तो अनुमति तो उस राज्य की चाहिए जिस राज्य में वो प्रवेश करेगी। आज की खबर है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइंस जारी करी, उन गाइडलाइंस के बिल्कुल विपरीत जाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि बॉर्डर सील है। आपको भी 4 चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी क्या ऐसी? 300 बसें चलाना चाहते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। अगर कोई दे रहा है आपको 300 बसें, ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई? डीएम के पास अप्लाई करें, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कंसर्न, वो परमिशन देता है, मुख्यमंत्री परमिशन देता है। ठीक है सर, डीएम को आप चिट्ठी भेजिए, हम ठीक है सर। कांग्रेस पार्टी भी सीएम के पास चली गई थी, थोड़ी देर के बाद हो सकता है वहां से भी आई यूपी की सरकार से कि आपको डीएम को लिखना था, सीएम को क्यों लिख दिया आपने जाके? ठीक सर, आप लोग समझा रहे हैं, इस देश का कोई मजदूर अगर गलती से टीवी पे बैठ के देख रहा होगा ना कहीं, क्या उत्तर प्रदेश में बसें घुसने की परमिशन यूपी सरकार दे रही है? क्या बिहार के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वो परमिशन दे देंगे? इन लोगों ने अपने बॉर्डर सील कर दिए। अभी इन दोनों से पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश, एक चीज मेरी बात सुन लीजिए, बस एक आखिरी चीज सुन लीजिए। जब गाइडलाइंस कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी करी और कहा कि इंटर स्टेट ट्रैवल अलाउ होना चाहिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने अपने बॉर्डर सील कर दिए। ना बसें जा सकती है, ना गाड़ी जा सकती है, ना ट्रेन को अनुमति दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब ये तमाम सरकारें आने ही नहीं दे रही अपने राज्य में, वाहन को प्रवेश ही नहीं करने दे रही हैं, तो कैसे कोई किसी व्यक्ति को पहुंचाएगा? हमारी मंशा है, हमारे पास वित्तीय संसाधन है, और हम चाहते हैं कि ये बेचैन लोग जो परेशानी में हैं, आज एकदम बुरी हालत में, दयनीय स्थिति में है, मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप सब लोग देश में सरकारें चलाते हैं, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी और कई अन्य पार्टियों की सरकार है, दिल्ली में आप लोगों की सरकार है। सुधांशु त्रिवेदी, इतना मुश्किल होता है क्या एक गरीब आदमी को बस में बैठा के उसके घर तक छोड़ देना, कि 5-5 चिट्ठी लिखनी पड़ जाए? आपको पढ़ के सुनाने लगूं सुधांशु जी तो शर्म आ जाए सब लोगों को कि इस देश में सड़क पे मर रहा है आदमी और राजनीतिक पार्टियां लाल फीताशाही में उलझाए पड़ी हैं कि बस कैसे ना चल दे और आदमी कैसे ना बैठ जाए इस बस में कहीं गलती से। आपने बिल्कुल सही बात कही है। लाल फीताशाही में थोड़ी, पार्टी पॉलिटिक्स में, पार्टी के नाम पे बस चल रही है उस राज्य से जहां पे इसकी सरकार है। अभी आपने राघव चड्ढा जी का सुंदर बयान देखा। एक तो पहले दिन से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अब तक दिल्ली के प्रवासी मजदूर किस ढंग से
अघोषित रूप से ठेल ठेल कर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भेजे गए हैं, वो सबको जानकारी है। कभी कंफ्यूजन, कभी कहा जाता है सूत्रों ने कह दिया कि जाओ यूपी बॉर्डर पे पहुंचो, वहां पर बसें खड़ी होंगी। और अब आप देखिए, अभी इन्होंने उत्तर में कितनी सुंदर बात कही। कांग्रेस पार्टी के आवेदन पर तो कह रहे हैं कि सीएम क्यों डीएम को लिखना चाहिए। भाई 11 डीएम है मेरी जानकारी में दिल्ली में, कौन से डीएम को लिखना चाहिए वो भी बता दें। और दूसरी तरफ अपने वक्तव्य के पहले वाक्य में क्या बोले थे, हम 4 लाख मजदूरों को भेजना चाहते हैं, केंद्र सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। अरे भाई अब तो बहुत स्पष्ट है कि 2 राज्यों के बीच में सहमति होनी है, भेजने वाला राज्य, रिसीव करने वाला राज्य। केंद्र सरकार को क्या ये रोल है कि यदि जरूरत होगी तो ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। और अभी राघव चड्ढा जी 4 लाख मजदूर हैं, अब बताइए उनका कहना है कि कितनी 100 ट्रेन लग जाएंगी। अरे भाई अगर कितनी 100 ट्रेन लग जाएंगी, चड्ढा जी आपने बोल रहे थे, मैंने चड्ढा जी देखिए, दोनों लोग उंगली उठाए हुए थे, सुधांशु जी भी और राजीव त्यागी भी, जब आप बोल रहे थे, लेकिन किसी ने बीच में कोई आपसे टोका टाकी नहीं की, केवल मैं ही कर रहा था। और इनसे भी सर मैं ही करूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इतना आप एक लोगों से तरफ इन्होंने निवेदन कहा कि 4 लाख मजदूर हैं, उन्होंने कहा कितनी ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी। भाई अगर इतनी ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी तो एक ट्रेन में 30-40 बसों के बराबर लोग जाते हैं, तो कितनी बसों की जरूरत पड़ेगी जरा ये बता दीजिए। क्यों नहीं ट्रेन का उपयोग करते हैं, सीधे आप एक पत्र लिखिए, खट से दूसरी जगह पे ट्रेन उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश ने 600 से अधिक ट्रेनें अभी तक ली है, राजस्थान ने कितनी ट्रेनें ली, पंजाब में कितनी ट्रेनें बस आपसे एक और चीज जहां जानना तक बस चाहता की हूं, बात है, बहुत सिंपल सी बात है, आप लिख के भेजिए। अच्छा ये बताइए, प्रियंका जी के ऑफिस की तरफ से, सुधांशु जी मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी कर रही, चलिए कोई नहीं सुधांशु जी, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी प्लीज, आवेदन कब दिया गया? सुधांशु जी प्लीज, मैं कह रहा हूं चलिए 3 दिन पहले दिया गया था, क्या 3 दिन लगने चाहिए थे? आपकी सरकार तो बड़ी तेज गति वाली सरकार है उत्तर प्रदेश की, सब चीजें त्वरित करती है चुटकी बजते ही। सर क्या उसमें 3 दिन लगने चाहिए थे? सर एक सेकंड सर, सुधांशु जी प्लीज पहले मेरा सवाल सुन लीजिए सर। सर आपको आपत्ति इस बात से है कि वो बसें राजस्थान से आ रही है जहां कांग्रेस की सरकार है, अगर वो कह रहे हैं एआईसीसी बिल भरेगी तो आपको दिक्कत क्या है? नहीं मेरा वाक्य सुनिए। हाँ बोलिए। ये बताइए गाइडलाइंस में क्या लिखा है कि मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी। लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, क्या राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है कि हम इतनी बसें किसी भी संगठन के द्वारा भेज रहे हैं? बोलिए हाँ या ना, और लिखा तो किस तारीख को लिखा है? बताता हूं, जवाब दीजिए। ठीक, राजीव त्यागी बोलिए। देखिए जवाब मुझे नहीं देना था, जवाब देना था केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, सुधांशु जी सांसद भी हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत स्पष्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज तक से लेकर डिफरेंट टीवी चैनल्स पे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ मिनिस्टर और साथ साथ आपके छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हमने कोई भी रेलगाड़ी की परमिशन की व्यवस्था या फाइल पेंडिंग नहीं रखी है। रेल मंत्रालय रेल ही नहीं दे पा रहा है, रेलगाड़ी चला ही नहीं पा रहा है। ये चिंता का विषय केंद्र सरकार की तरफ से होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहां से पैसा देगी, कांग्रेस पार्टी क्यों पैसा देगी? कांग्रेस पार्टी नहीं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का बहुत पैसा है। मैं आपके पर मैं बताना चाहता हूं ना, देखिए सुधांशु जी, आपके पास हजारों करोड़ चंदा आता है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पे हजारों करोड़ चंदा आता है, और निश्चित रूप से हमारे पास तो बहुत थोड़ा सा, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं उस चंदे में भी हम लोग निश्चित रूप से व्यवस्था करना चाहते हैं लोगों की। हम लोगों के आंसू पूछना चाहते हैं, लोगों के पांव के छाले धोना चाहते हैं, हम लोगों को घर पहुंचाना चाहते हैं। 23 मार्च को जब आपने लॉकडाउन किया था, 24 मार्च को, क्या ये व्यवस्था उस टाइम नहीं होनी चाहिए प्रवासी मजदूरों की? 18 तारीख को अजय भल्ला जो गृह सचिव एक लेटर लिखते हैं, और लेटर लिख करके वो बताते हैं पूरी राज्य सरकार को, हाई कोर्ट, वो बहुत स्पष्ट लिखते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बसेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग माइग्रेंट्स, अलाउ एंट्री ऑफ बसेस कैरिंग माइग्रेंट्स इन इंटर स्टेट बॉर्डर। ये बहुत महत्वपूर्ण है रोहित जी। इंटर स्टेट बॉर्डर्स की अलाउ करने के लिए बात कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को 16 तारीख को चिट्ठी की जाती है प्रियंका गांधी की तरफ से, और उसके बाद 18 तारीख तक वो दाब के बैठी रहती है। पर त्यागी जी, बस की जगह ऑटो का नंबर क्यों लिख के दिया आपने लिस्ट में? क्या चीज दोबारा बोलिए? बस की जगह आपने ऑटो का नंबर लिख के क्यों दिया लिस्ट में? ठीक है, बस कोई सोई नहीं होती, बस को छुपाया नहीं जा सकता, सामने खड़ी होगी तो दिखेगी, लेकिन पहले तो लिस्ट मांगी थी ना सर आपने, उसमें ऑटो का, रिक्शा का, स्कूटर का नंबर क्यों दिया, मोटरसाइकिल का? हमने बहुत सारी टीवी डिबेट्स की हैं, और टीवी डिबेट्स में हमने टाइपो एरर पे भी डिबेट्स की हैं कि टाइपो एरर एक बड़ी संवैधानिक संस्था से हुआ तो टाइपो एरर भी हो सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 1000 बसेस की तो आपने स्वीकार कर रहे हैं कि वो टाइपो एरर था? मैं प्लीज मैं कंप्लीट कर दूं। एक पत्र और जिक्र मैं करना चाहता हूं यहाँ पे
2 अप्रैल 2020 का एक पत्र है, राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, लिखते हैं परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश को, और बहुत स्पष्ट लिखते हैं जो ऐसा शर्त लगाइए ना कि उसकी फिटनेस दीजिए, ड्राइवर के नंबर दीजिए, ड्राइवर के क्या नाम उसका सारे ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, वो लिखते हैं बकायदा। राजीव त्यागी जी, ये प्रियंका जी ने जो चिट्ठियां लिखी सारी मेरे पास है। नहीं उसको वो नहीं है सर, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा हूं जिसपे आपको नाराज होना पड़े, मैं केवल एक चीज पूछ रहा हूं आपसे। आपने जिसको बड़ी आसानी से खारिज कर दिया कि साहब टाइपो एरर है, उस पे दोनों राजनीतिक पार्टियां आपकी, आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पे किस तरीके से भिड़ी हुई, एक दूसरे को गाली गलौज की नौबत आ रखी है दोनों तरफ से। मैं जवाब देता हूं। प्रियंका जी की किसी चिट्ठी में इस बात का जिक्र नहीं आया कि साहब टाइपो एरर हो गया, उस पर ध्यान मत दीजिए, आप बस लीजिए ना, जवाब दे देता हूं, नंबर छोड़िए, बस लीजिए, जवाब ले लीजिए प्लीज। बोलिए। जो सरकार परमिट मांग रही है, जो सरकार फिटनेस मांग रही है, जो सरकार चिट्ठी खेल रही है पिछले 3 दिन से, जिस सरकार के सर सरकार तो थोड़ी देर में आपसे ये भी कहेगी कि पहले सैनिटाइज करा दो, तो क्या कीजिएगा फिर? तो सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार ने कौन सी तैयारी करी प्रवासी मजदूरों के लिए? सरकार से पूछिए। 24 तारीख को लॉकडाउन होने के बाद 18 तारीख को भल्ला साहब चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद ये चिट्ठी जो मैं दिखा रहा हूं 2 अप्रैल की, उसके बारे में क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कहा गया है 2 अप्रैल में उत्तर प्रदेश सरकार की चिट्ठी है जो कहती है कोई भी किसी प्रकार की फिटनेस की, ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद जो है 30 जून तक हो गई है। 30 जून तक अगर किसी व्यक्ति का लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, फिटनेस एक्सपायर हो रही है, तो उसको 30 जून तक की मुरम्मत दी गई है। ठीक है, इसके बारे में कहेगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अभी आपका सवाल सुधांशु जी से, उसके पहले अजय आलोक और राघव चड्ढा बोलेंगे। ठीक त्यागी जी, ओके, अभी सुधांशु जी आपकी बात का जवाब देंगे। जब 30 जून तक मियाद कर दी गई थी, तो अब ये टांग क्यों उड़ाई जा रही है? क्या ये लाल फीताशाही नहीं है, जानबूझ के नहीं हो रहा? अजय आलोक बोलिए अपनी बात, फिर राघव चड्ढा आपके पास आ रहे हैं। बोलिए अजय आलोक, क्या ये केवल माहौल बनाने के लिए हो रहा है सब कुछ? क्या ये केवल नंबर बनाने के लिए हो रहा है? अभी राघव चड्ढा जी ने कहा ये प्योर राजनीतिक नौटंकी से ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, वो राज्य अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि अपने राज्य में श्रमिकों को रखने की क्षमता ही नहीं है उनमें, और झूठ मूठ के दावे कि हम कम से कम 1000 जगह पे खाना खिला रहे हैं और हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, हमने इतने पैसे दे दिए अकाउंट में। क्यों भाग रहे हैं श्रमिक? इसका कोई जवाब फिर कोई राज्य नहीं देता है, सब चुप हो जाते हैं। जरा बताएं जरा दिल्ली के प्रवक्ता महोदय, क्यों बिहारी मजदूर वहां से चल रहा है, टीवी कैमरा पर आपके सामने बोल रहा है कि नहीं खाने के कोई पैसे नहीं है, खाने का कोई राशन नहीं है, और पैसा भी नहीं है इसलिए जा रहे हैं, पैसे खत्म हो गए इसलिए जा रहे हैं, उसका जवाब नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिहार में राज्य में हम घुसने नहीं दे रहे हैं। हाँ, शुरू में हम नहीं घुसने दे रहे थे क्योंकि लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। दूसरी बात, कितने लोगों को आप बस में बैठा के दिल्ली से साहब भेज देंगे बिहार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, या राजस्थान से बिहार भेज देंगे? हम शुरू से कह रहे थे एक व्यवहारिक पार्टी की तरह, एक व्यवहारिक सरकार की तरह कि ट्रेनों की व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने 1 मई से ट्रेन की व्यवस्था की और 30 अप्रैल तक बंद करना जरूरी था, नहीं तो ये कोरोना का कंटेनमेंट कैसे होता? जाके अपने चीफ मिनिस्टर से पूछिए। अरविंद साहब को तो बहुत इसका आइडिया है, बहुत काम कर रहे हैं इस पे कि कंटेनमेंट कैसे किया जाता है। तो शुरू में अगर आज कंटेनमेंट नहीं करते तो आज 50 लाख से ऊपर कहां खड़ा होता? इसे 30 अप्रैल तक नहीं खोल सकते थे। 1 मई से ट्रेनें खुली हैं। अब मैं एक पूछता हूं दिल्ली के महोदय से, कांग्रेस से बाद में बात करेंगे। हमने ब्लैंकेट एनओसी दिया हुआ है दिल्ली को, हाँ या ना? दिल्ली को, पंजाब को, महाराष्ट्र को ब्लैंकेट एनओसी, क्योंकि सेंट्रल स्टेट की जिम्मेदारी है कि कितनी ट्रेनें से लोगों को उनके राज्यों में भेजना है। हमारे पास दिल्ली सरकार का लिस्ट आया कि सिर्फ 28,000 लोगों की हम व्यवस्था कर रहे हैं, आपको 18 ट्रेन सैंक्शन दिल्ली सरकार ने किया। हमने पीयूष गोयल से, हमारे मुख्यमंत्री ने बात की, हम डेली के डेली 50 ट्रेन लेने को तैयार हैं। क्योंकि दिल्ली चला रही है, 4 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किस लिए करवा के रखा है? जब उनको खिला सकते नहीं है, उनको रख सकते नहीं है, उनको पैसे दे सकते नहीं है, उनकी चिंता कर नहीं सकते हैं, तो भेजते क्यों नहीं उनको? आपका सवाल ट्रेन लेने की जिम्मेदारी सेंट्रल स्टेट की होती है। एनओसी हम देते हैं जो हम दे चुके हैं, फिर क्यों नहीं भेज रहे? ओके, राघव चड्ढा दीजिए जवाब। अब आ गया ट्रेन का आपके दिल के नजदीक मसला। करनी है और कुछ नहीं, मजदूरों का ख्याल वाल नहीं है, और बस चलाने की वहां करके जाइएगा आज 300 कम से कम। चुनावी भाषण खत्म हो गया तो मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि भारतीय रेल जो है, अगर भाजपा से नहीं संभल रही तो हमें सौंप दे, हम चला लेंगे। भारतीय रेल की रोजाना की कैपेसिटी अगर वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चले तो 2 करोड़ लोगों को इस देश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, अगर भारतीय रेल पूरी मुस्तैदी से, मजबूती से अपनी सारी गाड़ियां उतार कर अगर चले। आप 2 करोड़ छोड़िए, आप दिन के 20 लाख लोगों को ही एक जगह से दूसरी जगह उतार दीजिए। जब आप पर्याप्त मात्रा में ट्रेनें ही नहीं चला रहे, अरे बड़े सारे राज्य हैं, दिल्ली राज्य एक उदाहरण है जहां पर सीएनजी की बसें हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार पेट्रोल डीजल की बसें ही नहीं है, सीएनजी की बस इतना बड़ा सफर कहां तय कर सकती है? तो हमने माननीय रेलवे मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, हमारे उप मुख्यमंत्री ने, और ये कहा है
कि हमारे पास बिहार से 1,62,000 लोगों का आवेदन आया है जो बिहार जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से इतने लाख का आया है, राजस्थान इतने जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश इतने जाना चाहते हैं, और इसी के हिसाब से आप हमें ट्रेन दें जो कुल मिलाकर 262 के आसपास ट्रेनें आप रोजाना हमें मुहैया करा दीजिए, हम सारे लोगों को पूरे मान सम्मान से पहुंचा देंगे। लेकिन ये राजनीति करना चाहते हैं। अब ये जेडीयू के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए रोहित जी, आपका चैनल था जिसपे बहस हुई थी, जिसपे साफ तौर पे बिहार में बैठे सुशासन बाबू ने ये मना कर दिया कि भैया मैं इन लोगों को नहीं चाहता कि ये लोग मेरे राज्य में आए। कोई अमीर आदमी मेरे बीच में बोलेंगे, सुशासन बाबू की पोल खुलेगी तो ये मेरे बीच में बोलते हैं। अब जो अमीर बिहार मूल का राज्य का व्यक्ति अगर न्यूयॉर्क में आपकी खुल चुकी है, दिन भर सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा किया क्या है? दरवाजे खोल देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा किया क्या है? काम किया है? मुझे बोलने दीजिए, कुछ शांत करा दीजिए, राशन दिए किसी को? शांत करा दीजिए। देखिए मैं नहीं बोला था, आपने मुझे चुप करा दिया। बोलने क्या दीजिएगा? काम किया ही नहीं 2 महीने में, काम दिखता है। शांत करा दीजिए। अजय जी, जनता भी देखती है ना सर, जनता को तो ये पता ही है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेट पब्लिक डिसाइड। आपस में एक दूसरे पर आप आरोप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक करके लगा लीजिए, लोगों को समझ आए आप लोग कहना क्या चाहते हैं। बोलिए राघव चड्ढा, पूरा कीजिए फटाफट से। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई अमीर भारतीय जो विदेश में रहता है, जो हिंदुस्तान आया, उसके लिए तो जेडीयू दरवाजे खोल देती है, उनको बिहार का बॉर्डर। राघव चड्ढा, अमीर भारतीय को विदेश में फंसा है, उससे आपको दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, दिक्कत उसके ऊपर आपका तंज लगातार हो रहा है। अगर वो आ सकता है, वापस आ रहा है, तो ये उसकी गलती है क्या? ये उसकी गलती है क्या? अगर उसके लिए बॉर्डर मैंने आपसे पूछा 300 बस खोल दीजिए, आपने कहा डीएम को चिट्ठी लिखो, सीएम को मत लिखो। देखिए आपका दिल इतना बड़ा है सर, मैंने कहा था मैं तो टोकूंगा। ये गलत है। नहीं सर, मैं तो टोक सकता हूँ। आप 1.5 मिनट बोले लगातार, मैंने नहीं टोका, लेकिन उसके बाद तो टोकूंगा कि आप भी रैली वाला भाषण देना चाहते हैं। बोले फिर मैं भी रैली वाला कोई बात नहीं, आप हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए, जितना आपने और प्रवक्ताओं को समय दिया। हाँ, मैं आपको उतना समय दे रहा हूँ। ये कहना चाह रहा हूं, बिहार इकलौता ऐसा राज्य है इस देश में, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे मजबूर कर रहे हैं बोलने पे, जिसने हाथ धो लिए, हाथ पीछे कर लिए और कहा कि हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे इन श्रमिकों को वापस लाने के लिए, ट्रेन का भाड़ा नहीं देंगे, बस का भाड़ा नहीं देंगे, इनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं डालेंगे। ये अमीर गरीब का भेदभाव सुशासन बाबू कर रहे हैं, उसका जवाब बिहारी झूठी पार्टी आज तक कोई हुई है? इकलौते ऐसे राजनीतिक दल है जिसको गरीबों से नफरत। अब आपका भी भाषण पलट के जवाब देंगे, फिर वो पलट के जवाब देंगे, फिर बात कहीं की कहीं चली जाएगी। वो बसें वहीं खड़ी रह जाएंगी ऊंचा नगला के पास, आगरा के बाहर, जिसमें बैठ के घर जाने का सपना मजदूर लोग देख रहे हैं। और वो इस बात के लिए आप लोगों को जिम्मेदार मानेंगे? जो लोग सामने बैठे हुए थे टीवी पर, देश की जनता देख रही थी, मिल बैठ के आपस में बात करके एक फैसला कर देते, एक मिसाल खड़ी कर देते, लेकिन आप चारों एक दूसरे पे आरोप लगा घर चले जाएंगे। देखिएगा कोई फैसला नहीं होगा, केवल सब एक अपनी पीठ थपथपाएंगे। देखो, मैं अजय आलोक को नीचा दिखा के आ गया, मैं सुधांशु त्रिवेदी को नीचा दिखा के आ गया, मैंने राजीव त्यागी को नीचा दिखा दिया, मैंने राघव चड्ढा को फंसा लिया। घर जाके सर इससे तारीफ तो ले लेंगे शायद पार्टी से, लेकिन वो मजदूर आपको दुआएं नहीं देगा। इस बात को आप चारों को मैं बता रहा हूं। मजदूर की बात कर रहा हूं, मैं भी उसी मजदूर की बात कर रहा हूं जो लोग सर, ये तीनों भी उसी की बात कर रहे हैं। दिक्कत तो ये कि आप चारों उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी का कोई लाभ नहीं होता। नीतीश उसी का कोई लाभ नहीं होता। एक सेकंड, नीतीश कुमार जी एक फूटी कौड़ी क्यों नहीं देते हैं? ओके, नीतीश कुमार जी ये क्यों कहते हैं? राघव जी नहीं बैठ के हर रोज हम यहाँ डिबेट करते हैं, हर रोज ये बता के जाते हैं अजय आलोक के नीतीश कुमार ने किस मजदूर के खाते में कितना पैसा डाला। एक सेकंड सर, राघव चड्ढा, अगर मैं आपकी बात पे यकीन करता हूं कि आपने 10 लाख लोगों को एक दिन में खाना खिलाया, भले मैंने आंख से ना देखा हो, तो मुझे इनकी बात पे भी यकीन करना पड़ता है कि इन्होंने मजदूर के खाते में पैसा डाला। इसलिए सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज, रिपोर्टर पंकज सर प्लीज सर, मैं नेम कॉलिंग नहीं करना चाहता, मैं आपकी तरह नेम ड्रॉपिंग नहीं करना चाहता सर, मैं आपकी तरह नेम ड्रॉपिंग नहीं करना चाहता राघव जी, मैं आपकी तरह नेम ड्रॉपिंग नहीं करना चाहता सर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एशिया की सबसे बड़ी किचन चलाता है, एक दिन में 2 लाख लोगों को खाना खिला पाता है, लेकिन राघव चड्ढा अगर अपने घर से 10 लाख लोगों को एक दिन में खाना खिला रहे हैं, सर हाथ जोड़ के नमन ही कर सकता हूं। इसलिए प्लीज इन बातों में ना जाइए। आप लोगों की जितनी छिछालेदार होगी, उन मजदूरों के हौसले उतने ज्यादा टूटेंगे कि ये लोग कितने झूठे हैं, कैसे देश के सामने मक्कारी से सामने बैठ के साफ झूठ बोल के चारों लोग सारे निकल जाते हैं और वो मजदूर वहीं धक्के खाता रह जाता है। सुधांशु जी, एक ऐसी मिसाल नहीं दे सकते आज बैठ के? आप तो गृह मंत्रालय चलाते रहे, सलाहकार रहे देश में, एक मिसाल नहीं हो सकती यहां बैठकर टीवी शो पर कि यहां बैठकर एक सहमति बन जाए, वो बसें चल जाएं, मजदूरों को मिल जाएं, वो बैठ के घर चले जाएं? आपने ये तस्वीरें जो हम हर रोज देख रहे हैं, यही तो आपने बिल्कुल सही बात कही। हम गंभीरता से बात करना चाहते हैं। यदि हमने कहा 41 करोड़ लोगों के खातों में गए, तो आज डिजिटल जमाने में ये वेरीफाई किया जा सकता है।
मगर केजरीवाल जी का आपने एक नहीं दसियों बार टीवी पे देखा होगा, 70 लाख लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं। ये 70 लाख लोगों खाना बन कहां रहा था दिल्ली में, यही बता दीजिए। सबको दिखाई पड़ जाए 70 लाख लोगों का खाना कहां बन रहा था। और दूसरी बात, अभी अमीर गरीब की बात कर रहे थे, देश के दो सबसे अमीर क्षेत्र मुंबई और दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा राजस्व आता है, एक के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जहां कांग्रेस की गठबंधन सरकार है और एक के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं यहां। सबसे अमीर राज्यों का राजस्व लेने के बाद हम और आलोक जी उत्तर प्रदेश और बिहार अपेक्षाकृत काफी गरीब राज्य माने जाते हैं, उनको नसीहत दे रहे हैं कि हम गरीबों के लिए इतना इतना कर रहे हैं, जो बात मेरी समझ में बाहर है। और एक और बात, मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं, कोई राजनीति की बात नहीं है। जब सरकार ने सबसे पहले बसों के द्वारा लाने की परमिशन दी थी, तब तक ट्रेन की परमिशन नहीं दी थी। 2 दिन बाद ट्रेन की परमिशन आई है। रोहित जी, सारे आपके दर्शकों से कहता हूं, यूट्यूब पे जाके उस डेट के टीवी चैनल निकाल के देख लीजिएगा। हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने और अन्य पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हाथ हिला हिला कहा था, बसों से इतने लोग कैसे जाएंगे, ट्रेन क्यों नहीं चला रहे हैं। आज जब ट्रेन चल गई तो बसों से चलाएंगे। जब कहा जाता है सरकारों की जिम्मेदारी है भेजना, ताकि वो सैनिटाइज करके सर्टिफाइड करके भेज सके। जो उत्तर प्रदेश सरकार की बात कही, सर्टिफिकेट का मतलब आपके लाइसेंस और उसका सर्टिफिकेट नहीं कह रहे हैं। इस राजस्थान सरकार सर्टिफाइड करके भेजेगी कि ये भाई प्रॉपर सैनिटाइज वे में ऑथोराइज लोग जा रहे हैं। सुधांशु जी, राजस्थान सरकार का लेटर नहीं है और लेटर जो है कांग्रेस पार्टी का है। अरे भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूं ना, हम लोग तो गरीब राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुधांशु जी, हमें तो इस बात को पता है। और गरीब नेता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने जितने बरस रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजारे हैं, उतने घंटे राहुल गांधी ने गुजारे होंगे रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और जाके बैठ गए। जाके मैं दावे के साथ कहता हूं रोहित जी, अगर इस समय लॉकडाउन नहीं होता तो वो विदेश में। सुधांशु जी, मैं केवल एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे। रोहित जी, केवल एक चीज, सुधांशु जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, केवल एक चीज पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी विदेश में गए। सुधांशु जी, मैं केवल एक चीज पूछ रहा हूँ, रोहित जी, राहुल गांधी जाएंगे नहीं जाएंगे, राहुल गांधी को खुद तय करना। राहुल गांधी, मैं केवल आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, प्लीज सर, प्लीज, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ सर, ये 1000 में 500 बसें ही चला देते कम से कम, जो गाजियाबाद आके खड़ी हो गई हैं उनमें से। चलिए 100 आ गई होंगी, 60-70 आ गई होंगी सर, उनको तो चलवाइए। हम 1000 नहीं 2000 बसों के लिए तैयार हैं। नियमानुसार राज्य सरकार को देना है, राज्य सरकार दे, हम फट से स्वीकार करने। सर, सरकार आपकी है ना वहां पर, राज्य सरकार आपकी है, देने वाला राज्य और लेने वाला राज्य। मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि जो चिट्ठी प्रियंका गांधी ने लिखी, नहीं चल सकती है। सर आप ये कह रहे हैं, सुधांशु जी, भेजने वाले राज्य की तरफ से भी पत्र चाहिए, सुधांशु जी, करने वाले राज्य की तरफ से। सुधांशु जी, आप अब ये कह रहे हैं, पत्र अभी तक राजीव, सुधांशु जी, आप अब ये कह रहे हैं कि जो चिट्ठी प्रियंका गांधी ने या उनकी टीम ने मिलकर यूपी सरकार को दी, जिस पर यह बस चलाने की बात आगे बढ़ी, वो चिट्ठी अशोक गहलोत को लिखनी थी। अवनीश अवस्थी जी कम से कम, सर एक सेकेंड, सुधांशु जी, अवनीश अवस्थी जी कम से कम 2 या 3 चिट्ठी का जवाब दे चुके हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को। एक में उन्होंने लिखा कि प्रियंका जी, आप यहां से बस ला रही हैं अगर राजस्थान से, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की चिट्ठी भी मंगवा लीजिए ताकि ये बस चला दें हम लोग आपकी। एक में भी नहीं लिखा उन्होंने। आज आप ये बात कह रहे हैं नहीं बैठ कर यहाँ पे। सुनिए रोहित जी, प्राइवेट व्हीकल की परमिशन पा सकता है, परंतु यदि राज्य सरकार ने लिखा होता बहुत सहजता से काम हो जाता, सर्टिफाइड करने की जरूरत ही नहीं थी, राज्य सरकार सत्यापित करके भेज रही है। ओके, राजीव त्यागी, अशोक गहलोत से भी एक चिट्ठी भिजवा दीजिए ना फैक्स करवा के। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, जो विजुअल्स अब तक में दिखाए हैं, पिछले 3 दिन से विजुअल्स जो दिखाए गाजीपुर बॉर्डर के, नोएडा के, तो भीड़ इस टाइम श्रमिकों के निश्चित रूप से यहाँ से उत्तर प्रदेश या बिहार जाना चाहती है। उसी को लेकर के प्रियंका गांधी जी ने 500 बस नोएडा बॉर्डर पे, 500 बस निश्चित रूप से गाजीपुर बॉर्डर पर लगाने की बात कही थी। मेरा बहुत सवाल स्पष्ट है, मैं इसमें राजनीति नहीं कर रहा और बहुत मैं किसी को नीचा भी नहीं दिखा रहा हूं। मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं सत्ता पक्ष से कि 24 तारीख को मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था, क्या आपको 10 करोड़ प्रवासी श्रमिकों के पलायन की खबर नहीं थी? कोई इंटेलिजेंस नहीं थी आपके पास? तो आपने कैसी तैयारी की लॉकडाउन की? पहली बात। दूसरी बात, अभी आप कहा रोहित जी कि आगरा के बॉर्डर पे बस खड़ी है, आगरा के डीएम को आप दे दीजिए, मुआयना कर लें, जाके बस को देख लें, गिनती कर लें वहां पे 1000 बसों की, वो जाकर के बस को गिनती करके एंट्री करने का काम करें। क्या प्रवासी मजदूरों का बसों पे अधिकार नहीं है? क्या प्रवासी मजदूरों का देश की रेलगाड़ी पर अधिकार नहीं है? क्या प्रवासी मजदूरों का देश के संसाधनों पर अधिकार नहीं है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, मैं भी राजनीतिक दल से हूं, आप भी राजनीतिक दल से, अजय आलोक जी भी और राघव चड्ढा जी भी। जब हमारी रैलियां होती हैं, जब हम रैलियां करते हैं बड़ी से बड़ी, जब मोदी जी की रैलियां होती हैं, आप फ्री ट्रेन भी चलाते हो, फ्री बसेस भी चलाते हो, क्या उस टाइम आप फ्री बसेस का फिटनेस देखते हो? क्या उस टाइम आप
परमिशन डीएम से लेकर के सारी ऊपर तक सारी परमिशन एकदम नहीं मिल जाती है। प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलेंगी, प्रियंका गांधी चलाएंगी तो उसकी परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रैली नहीं है, क्योंकि ये सेवा है। इन लोगों को आज तो पूछने का कर्तव्य है जो प्रियंका गांधी चल रही है। एक सेकंड, आज जिस समय में हम लोग बात कर रहे हैं ना बैठ के सर, ये लॉकडाउन की परिस्थिति है, अभूतपूर्व परिस्थिति है, आप भी इसको जानते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। मैंने जो सवाल पूछा सर वो रह गया। मैंने पूछा अगर सुधांशु त्रिवेदी इस समय आपके सामने बैठकर कह रहे हैं, मुझे यकीन है आपकी पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता इस समय बैठ के टीवी पर आपको देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, हो सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा भी सुन रही हो। सर अशोक गहलोत से एक चिट्ठी फैक्स करवा दीजिए ना इनको। देखिए बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार चिट्ठी खेल रही है 16 तारीख से। मुख्यमंत्री ऊपर से झूठ बोल रहे हैं कि हमने 3 दिन पहले एक लिस्ट मांगी थी 1000 बसेस की, बसों की लिस्ट दे दी, बसेस हमने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे खड़ी कर दी, प्रवासी मजदूर तैयार हैं बसेस को लेने के लिए। एक चिट्ठी 3:45 पे प्रियंका गांधी जी के ऑफिस से आज गई है, जिसमें बहुत स्पष्ट लिखा है अवनीश अवस्थी जी को कि आप लिस्ट बनाइए मजदूरों की। हम बता ही रहे हैं त्यागी जी कि हम आगरा से यहाँ ये बातें तो मैं बता ही रहा हूँ सर, ये बातें बताने में अपनी एनर्जी क्यों एनर्जी जाया कर रहे हैं, ये बातें तो मैं ही बता रहा हूँ और बाकायदे तथ्यों के साथ चिट्ठी के साथ हाथ में लेके दिखा रहा हूं। अब भाई अगर चिट्ठी चली रही है तो एक और दिखा दीजिए ना, 3 तो आप लिख ही चुके, एक तस्वीर और दिखा देते हैं। इस समय लॉकडाउन 4 रियायतों के बाद इस समय की स्थिति क्या है सड़कों पर। आज लॉकडाउन लंबा चलने के बाद दफ्तरों का कामकाज शुरू हुआ है और उस दफ्तरों के कामकाज शुरू होने का नतीजा यह है कि सड़कों पर जाम की स्थिति हो गई है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, देश की राजधानी की तस्वीरें हैं, जहां देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। लेकिन कल से जब ऐलान हुआ काम धंधे खुलने का तो आज दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर बुरी तरह से जाम की स्थिति हो चुकी है। अब जरा राघव चड्ढा और अजय आलोक दोनों आपके पास आ रहा हूं फटाफट से, थोड़ा छोटा रखते हुए। अब 1.5 मिनट नहीं बचेगा, 40-40 सेकंड में अपनी बात कहिएगा, 40-40 सेकंड में अपनी बात कहिएगा। अजय आलोक जो आरोप उन्होंने लगाए पहले उसका जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी, उसके बाद राघव चड्ढा बोलिएगा। देखिए ऐतिहासिक सरकार है दिल्ली सरकार, ये पहली सरकार है जिन्होंने लॉकडाउन शुरू होने के बाद राघव चड्ढा जी के नेतृत्व में झुग्गी झोपड़ी में जाके लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करवाया कि कल सुबह बस पे हम बॉर्डर छोड़ेंगे, वहां से आप अपने अपने घर बिहार और यूपी जा सकते हैं। और ऐतिहासिक तौर पे 2 लाख लोगों को यूपी के बॉर्डर पे आके छोड़ दिया। 2 लाख लोग बिहार पहुंचे, हमने सबको क्वारंटाइन किया, रखा, खिलाया और आज सबको स्वस्थ करके छोड़ा। रोज दिन दिल्ली अभी तक 4 ट्रेन आ चुकी हैं दिल्ली से, जबकि अभी तक कम से कम 40 आनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं भेजी। अभी तक मात्र 18 ट्रेन का सैंक्शन दिया, ये ऐसी सरकार है। और झूठ की वाहवाही पीटने के लिए ये कहते हैं कि 3 ट्रेनों का खर्चा हमने दिया, 6.5 लाख रुपया बिहार सरकार को चिट्ठी लिख के कहते हैं ये पैसा हमें वापस कर दीजिएगा। ये ऐसी बेशरम सरकार है। सुबह शाम टीवी पे आके सिर्फ अपना ढोल पीटना कि 10 लाख और 12 लाख को खाना खिला रहे हैं। और बिहार यूपी का मजदूर कहता है कि ना राशन मिला, जबकि 3 महीने का राशन केंद्र सरकार ने दिया है। कहाँ गया वो राशन? क्यों नहीं मिला श्रमिकों को राशन? क्यों नहीं मिला श्रमिकों को पैसा? जरा बताइए दिल्ली सरकार, ये तो जांच का विषय है। मैं कहना चाहूंगा और इस विपदा के समय में ये ऐसी बेशरम और नंगी सरकार है कि 40 सेकंड 50 सेकंड कब खत्म हो जाता है। राघव फटाफट बोलिए। रोहित जी, मेरे नीतीश जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरे संबंध बड़े अच्छे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। और मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे आज से नहीं कई सालों से जानता हूँ, बड़े अच्छे संबंध है। लेकिन फिर भी मैंने इतने अरविंद जी तो कहते हैं सब मिले हुए हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, क्यों काटते हैं हर बात? थोड़ी सुनिए हमारी बात भी, बुलाते हैं चैनल पे, 1 घंटे से सुनकर आइए। सुनिए फिर तो बोलने दीजिए जरा, 40 सेकंड हमें भी दे दीजिए अपने इतने सबसे तेज चैनल पर। बोलिए प्लीज। नीतीश जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। मैंने कई प्रवक्ता उनके चैनल, उनकी पार्टी के देखे, सबको व्यक्तिगत तौर पे अच्छे से जानता हूं, केसी त्यागी से लेकर पवन वर्मा तक। लेकिन पहले ऐसे प्रवक्ता देखे हैं जो इतना झूठ और इतनी घटिया बयानबाजी करते हैं। कभी नीतीश जी से मुलाकात हुई तो अवश्य कहूंगा कि अच्छे प्रवक्ता भेजिए अपने चैनल पर। ये देखिए बिहार के नजारे, ये बिहार के नजारे जहां जो मजदूर पहुंचे हैं बिहार, उनको पकड़ के अधिकारी पीट रहे हैं। ये देखिए जो बेचारे मजदूर गरीब पहुंचे उनको पकड़ के बिहार पुलिस के और वहां के जिला के अधिकारी पकड़ के पीट रहे हैं। आपके चैनल का ही वीडियो आज सारे मजदूरों को चूस लिया। ये मजदूर के प्रति इनका सम्मान भाव है, ये मजदूर के प्रति इनका प्रेम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं रोहित जी, इस आपातकाल ने एक चीज सिद्ध कर दी
कि कौन हमारा गरीब प्रेम मजदूर दिखना के है ना साथ भाई, खड़ा आपको है बिहार प्रेम और दिखाएंगे। कौन गरीब मजदूर के विरोध में ये है। तो जनता जो देख ही लोग रही है जब सर मैं बोल कौन रहा खड़ा था, और बीच कौन में खड़े होने का चिल्लाते नारा हैं, लगा रहा किसके है। साथ खड़े हैं? चलिए हो गया सर, पार्टी दोनों वाले का लोग समय हैं। खत्म हो गया। और आखिरी जब कमेंट पहले आखिरी ऐसी नहीं कमेंट थी। आखिरी जब कमेंट तक सुधांशु जी बीजेपी के आज साथ बस रही है, चलेगी कि तभी नहीं से ऐसा हो चलेगी? गई है। सुधांशु जी आज बस चल पाएगी कि नहीं? हाँ या ना बोलिएगा बस। देखिए मैं कह रहा हूं अगर कोई चीज ऑफिशियली कही जाए बिल्कुल चलेगी, मगर अफसोस जानते हैं राजनीति क्या है। ये भाजपा कांग्रेस की राजनीति नहीं है, ठीक ये है। कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति है कि अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, प्रियंका जी को क्रेडिट मिलना चाहिए। इसलिए आपके 1 लाख कहने के बाद भी पत्र मुख्यमंत्रियों नया एंगल दे से दिया। नहीं लिखवाएंगे, समय खत्म। प्रियंका जी के ऑफिस से लिखवाएंगे। समय खत्म हो गया। राजीव त्यागी केवल 20 सेकंड है। राजीव त्यागी आखिरी 20 सेकंड केवल। क्रेडिट की डिस्क्रेडिट की लोगों के आपसे पूछने का समय है, लोगों के दर्द में शामिल होने का समय है। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, ताली पूरे देश ने बजाई, दीपक पूरे देश ने बजाया, लॉकडाउन का पालन पूरी जनता ने की, हम लोग अनुशासन में रहे, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार को जो करना चाहिए, सरकार से आग्रह है कि परमिशन दीजिए, श्रमिक अपने घर पहुंचने चाहिए। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, रेलगाड़ी के किराए की बात की थी ना सुधांशु जी, तो हमने बहुत स्पष्ट कह दूं, हमने अमित चावड़ा जी का देखिए जाके ट्विटर हैंडल, जाके उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देखिए, इसके बाद देखिए आप निश्चित रूप से बाला साहब थोड़ा महाराष्ट्र में हमने बसों के किराए दिए, रेल के किराए। ठीक सर, समय समाप्त हो गया। राजीव जी माफी चाहते हुए 20 ही सेकंड का समय था, समय समाप्त हो गया, लेकिन राजनीति समाप्त नहीं हुई है। ये चिट्ठियां अभी पड़ी हैं और चिट्ठियां अभी लिखी जाएंगी। सुधांशु जी ने इशारा दे दिया कि राज्य की सरकार लिखेगी तब राज्य की बसों को दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि चिट्ठी का खेल और चलेगा अभी, और वो मजदूर सड़कों पर पैदल ही चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।